हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। और हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो राइट डाउन टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मोशन के बारे में जानते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन अपने को कहाँ पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है सीखना कि मोशन होता क्या है। तो टॉपिक लिखेगा मोशन। पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों देखो, मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है कि when any object changes its position with respect to time, with respect to frame of reference, then it is said to be in motion. ओके बच्चों, तो चलिए इसको समझते हैं कि मोशन का डेफिनेशन क्या है। इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। पहले जल्दी से इसके डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन क्या है? When any object changes its position, जब कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ओके, चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to frame of reference, then it is said to be in motion। यानी whenever जब कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन शुड बी चेंज with respect to time, with respect to frame of reference के रेस्पेक्ट में, तब उसको हम मोशन बोलेंगे। अब बच्चों समझो जरा इसको। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके पहले तो आपने 9th क्लास में मोशन का डेफिनेशन पढ़ा होगा और वहां पे आपने सीखा होगा कि जब कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है उसको मोशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक नया टर्म ऐड किया हूँ, दैट इज पोजीशन शुड बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझ रहे हैं। मान लीजिए कि मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और मेरे पीछे एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है और हम रोड पे बाइक राइड कर रहे हैं और हमारे मोशन को रोड पे खड़ा हुआ कोई पर्सन है वो स्टडी कर रहा है। मान लो रोड पे कोई खड़ा है, वो हमको देख रहा है बाइक चलाते हुए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, हमारा जो पोजीशन है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम मोशन में हैं। हम मोशन में किसके रिस्पेक्ट में है? तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में है जो कि हमको देख रहा है। तो वो पर्सन जो कि हमें देख रहा है या वो पर्सन जो कि हमारे मोशन को स्टडी कर रहा है या कोई भी चीज जहां से मोशन स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ सकते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टडीड। वो पॉइंट जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों लिखिएगा सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या लिखेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखेंगे दैट पॉइंट from where motion of any object is studied is called frame of
रेफरेंस। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बात कर रहा था बाइक की। बाइक मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, रोड पर खड़ा एक आदमी क्या कर रहा है, हम लोगों को स्टडी कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन में आ गए। लेकिन अगर मेरे मोशन को मेरे बाइक के पीछे बैठा हुआ पर्सन स्टडी कर रहा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं या मोशन में, तो आंसर इज उसके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। क्यों रेस्ट पे हूं? क्योंकि मेरे और उसके बीच की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के अनुसार। t इक्वल्स टू 0 पे भी हम दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, 1 मिनट बाद भी हम दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, और अगले 3 मिनट बाद भी हम दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। यानी उसके और मेरे बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारे और उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हम उसके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। तो पर्सन वही है, मैं ही हूं, उसके रेस्पेक्ट में मोशन में और इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन डिपेंड करता है। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, मोशन में हो सकता है, और तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है? मोशन रिलेटिव टर्म है। ये डिपेंड करता है कि इसको देख कौन रहा है, देखने के नजरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज, आई होप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन लिख लिया होगा। तब इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चों, दैट इज मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज a relative term and it depends on frame of रेफरेंस, ठीक है। मोशन क्या है? मोशन एक रिलेटिव टर्म है और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जो पर्सन मोशन को स्टडी कर रहा है उस पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या मोशन में। जैसे मान लो एक और एग्जांपल बच्चों मैं लेता हूं, मैं यहाँ क्लास में आप लोग को ऐसे पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ड्यूरिंग टीचिंग क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टहल भी रहा हूँ, यहाँ पे चल भी रहा हूँ। तो आपके रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, क्लास में बैठे हुए किसी बच्चे के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं क्या हूं? मैं मोशन में हूं। किसी स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं? मोशन में हूं। लेकिन अगर मैं अपने पोजीशन को कंपेयर करता हूं अपने पॉकेट के अंदर रखे हुए फोन से, ठीक है, तो फोन के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं? फोन के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ फोन और मेरे और फोन के बीच में जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो क्या रहा? वो चेंज हो रहा है क्या? वो चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो आगे बढ़ रहा है। जब मैं यहाँ पे हूँ तभी फोन मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, जब यहाँ पे हूँ तभी फोन मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, और जब मैं यहाँ पे हूँ तभी फोन मेरे पॉकेट में रखा हुआ है। यानी पोजीशन ऑफ फोन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू मी और माई पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू फोन, देयरफॉर आई एम एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फोन और फोन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है। तो वही पर्सन मैं तुम लोगों के रेस्पेक्ट में मोशन में हूँ, अपने फोन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ। मतलब मोशन कंप्लीटली डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अपना जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्टेंस। बात करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस में लिखिएगा टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय a body is called
इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो टोटल कितना पाथ लेंथ कवर कर रहा है अपने मोशन के टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर। एंड अगला पॉइंट आएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। यानी स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस जो है ये स्केलर है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास अपना कुछ भी डायरेक्शन नहीं होगा। अब डिस्टेंस समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, यहाँ से मूव करना चालू किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, और ये डिस्टेंस उसने कवर किया। मान लीजिए ये है x, यहाँ से यहाँ, a से b है x, b से c है, b से c है y, b से c जो है ये डिस्टेंस है y, और c से d का जो डिस्टेंस है वो है z। ठीक है, ये x, ये y, ये z। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पर्सन इज x प्लस y प्लस z। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया, डिस्टेंस बिटवीन a से लेकर के d तक का डिस्टेंस होगा वो होगा x प्लस y प्लस z। यानी पर्सन ने जो टोटल पाथ लेंथ कवर किया है उसी के एडिशन को हम क्या बोलेंगे, उसी के एडिशन को हम डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब सिंपली आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement. So write down heading that is displacement. तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position, initial and final position is called displacement। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब देखिए एक कोई पर्सन है, वो A से अपना मोशन स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे घूमते हुए वो कहां पहुंचा, पॉइंट B के पास पहुंचा। तो यहाँ पे टोटल उसने पाथ लेंथ कवर किया होगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, दिस विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या इसको हम बोलेंगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक दो और पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा मीटर। एंड अगला पॉइंट इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा।
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिसके पास दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेक्टर। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर। तो जल्दी से पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अभी जब मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, तो और अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। सो राइट इट डाउन फर्स्ट। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन इज ए पर्सन स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए। ए पर्सन स्टार्ट्स इट्स मोशन from point A and goes to C as shown in diagram. Then find distance and displacement of person। यानी उस आदमी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे होता क्या है। ऐसा डायग्राम अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी अपने को डायग्राम दिया हुआ है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट सी को जाता है बी से होते हुए। और ये भी दिया हुआ है कि ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर एंड बी से सी का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब अपने से पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। A person starts its motion from point A and goes to point C as shown in diagram. Then find distance and displacement of person. अपने को पर्सन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। जो ऑब्जेक्ट ने पूरा पाथ लेंथ कवर किया उसको डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ ए से बी के बीच में 4 मीटर, बी से सी के बीच में 3 मीटर। तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी यानी 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दिस विल बी इक्वल टू 7 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? यानी पर्सन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस उसने 7 मीटर का कवर किया। अब इसके आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट अपने को मालूम है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे टोटल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या होगा? ये वाला स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो ये जो है AC के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू AC। और AC कैसे फाइंड करेंगे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? √4² + 3² and this will be equal to √16 + 9 equals to √25। यानी टोटल जो वैल्यू आएगा दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर। यानी पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? वो 5 मीटर का आ गया। ठीक है ना बच्चों? तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया होगा। अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे और भी 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। अभी 2 लेक्चर और लेंगे। एक लेक्चर एटलीस्ट और न्यूमेरिकल कराऊंगा और एक लेक्चर और लगेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करने में। तो मतलब आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के अनुसार किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा हुआ है, अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय हिंद ग्रुप ऑफ स्कूल। थैंक यू वेरी मच।